राम राम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो जैसा कि अपना चल रही है साइंस, उसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं अपने कंप्लीट। नहीं देखे तो जाकर के विजिट करो चैनल को। और साइंस 6th क्लास की साइंस का तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। ओके, वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। बहुत सारी विविधता का मतलब होता है बहुत सारी वैरायटीज। ओके, दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तथा कुछ संश्लेषित यानी कि आर्टिफिशियल कृत्रिम। उनके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। शॉल समझते हो ना, जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। ओके, उनके पास दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां थी जो कि रेशम से बनी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली तथा बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। होता ना, जब हम देखते हैं कि भाई साहब इतनी सारी वैरायटी पहली बार देखी हैं तो फिर हम नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को। वही इन्होंने किया। ओके, अब इन्होंने क्या क्या देखा देखते हैं। इन्होंने देखा कि कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौलिया, झाड़न, डस्टर होता है जो जिससे डस्ट हटाते हैं आदि, ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। अलग अलग कपड़ों से अलग अलग चीज़ें तैयार की गई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। मतलब जो बैग था और जो बोरे होते हैं ना जिसमें आलू भरते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के कपड़ों से बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों को पहचाना की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट यानी कि आर्टिफिशियल कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ पहचान कर सकते हैं? जानते होंगे तो कर सकेंगे। देखते हैं, करते हैं। वस्त्रों की विविधता। वस्त्रों की विविधता एक्टिविटी देख लेते हैं। क्रियाकलाप। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े का एक कतरन यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा बचता है ना, जैसे कटाई के बाद में काटते हैं उनको तो बच जाता है, कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। ओके, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? भाई, है ना, जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। मतलब सतत का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बना हुआ, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाती है, सतत। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? जैसे चित्र 1.1, ये एक दुकान है, इसमें काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। ये साड़ी है, मफलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, और ये 2.3.2 वाला भी देख लेते हैं। जैसा कि कहाँ है 3.2? ओके, ये रहा। इसमें क्या देखा कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का ना ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। जैसे ये लाइन 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 पूरे में दिख रही है ना। क्रियाकलाप तीसरा देख लेते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा, धागे को ही तांगा बोलते हैं, धागा या तांगा, हम तांगा पढ़ेंगे इसमें, ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। जैसे होता है ना, जैसे ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी स्वेटर वगैरह, उसमें से एक धागा निकल जाता है
तो उसको पूरा खींच देते हैं ना, तो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, वो धागा ही धागा बचता है। ओके, यदि कोई ढीला तांगा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तांगा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखेंगे कि तांगे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। वस्त्र कैसे बनता है? तांगे को एक साथ व्यवस्थित करने से बनता है वस्त्र। तंतु के बारे में देखते हैं। तंतु क्या होता है? तंतु का मतलब होता है एक धागा। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तांगा बाहर निकालिए। इस तांगे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तांगे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तांगे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, जैसा चित्र में दिखाया गया है, अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तांगा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। मतलब ये समझ में आया कि जो धागा भी बनता है ना, उसका भी एक पार्ट होता है, वो क्या होता है, जिससे भी बना उसकी लड़ियों के साथ में बना होता है। धागा कैसे बनता है? ऐसे 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 उसको जोड़ देते हैं आपस में, वही तो धागा होता है ना। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड, जैसा कि इसमें दिख रहा है, इस पॉइंट में चित्र में दिख रहा है कि ऐसे करना है अपने को, और ये इस फॉर्म में प्राप्त होगा। मतलब एक धागे को अगर हम विखंडित करेंगे तो उसकी पतली पतली लड़ियां बन जाएंगी। विखंडन मतलब ऐसे करके ऐसे अलग अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। सुई में धागा पिरोने का मतलब होता है सुई में धागा डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तांगे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तांगे को सुई की नोक में डालने में आसानी हो जाती है। मतलब उसको पतला कर लेते हैं ना, मुंह में देके थूक लगा के ऐसे करके फिर डालने में आसानी हो जाती है। तांगे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं। धागे किससे मिलकर बनते हैं? तंतु से। तथा तांगे भी तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु आते कहाँ से हैं? मेन क्वेश्चन तो ये रेज होता है ना कि आते कहाँ से हैं। ओके, तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊनी भाई साहब जंतुओं से प्राप्त होगा, है ना। और जो रेशमी रेशम से प्राप्त होगा, सूती ये भी पादपों से प्राप्त होगा। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो तंतु प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट को क्या बोलते हैं? जूट को पटसन भी बोलते हैं, जिसकी सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? बंगाल में होती है। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? रुई तथा जूट। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ की ऊन, भेड़ वगैरह से, है ना। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ अथवा बकरी की जो ऊपर से जो उनके बाल होते हैं ना, कर्तित ऊन होती है, जो उनको ठंड से बचाती है, उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो होती है, उससे प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ओके, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लेना। रेशमी तंतु कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। ओके,
हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। जो जितने भी सिंथेटिक आइटम आए ना, जो आर्टिफिशियल जितने भी कपड़े होते हैं, जितने भी तंतु होते हैं, वो अगले लास्ट 100 साल से ही है। इनको क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु मतलब आर्टिफिशियल या फिर जो भी हम बना सकते हैं उसको मानव निर्मित। पॉलिएस्टर, नायलॉन तथा एक्रिलिन संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन कैसे रेज होता है, उसमें ऑप्शन में दे देगा अब और पूछेगा इसमें से संश्लिष्ट कौन से हैं, इनमें से 3 दे देगा, एक प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण में से दे देगा। ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से होते हैं और प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए ये क्या कह रहा है? बूझो ने यह दिखाई गई वस्तुओं का संग्रह में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। वो पूछ रहा है कि भाई साहब जो पहले योद्धा पहनते थे क्या वो भी पहले तंतुओं से बने हैं? बिल्कुल बने हैं, है ना। अब देखते हैं कुछ पादप तंतुओं के बारे में पढ़ते हैं अपन। जैसे रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? तेल के लैंप होती है ना, ऐसे दीपक, उसमें एक बत्ती जलाते हैं, बनाइए कभी? इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या पाया? ये छोटी पतली लड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई किससे बनी है? रुई किससे बनी है? कपास तंतुओं से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। एक्चुअल में जो रुई का पौधा कपास का पौधे से प्राप्त होती है रुई, जो मतलब पेड़ों पे लगती है। और ये बता रहा है कि कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। एक और क्वेश्चन मिल गया अपने को। कपास की खेती कहाँ सर्वाधिक होती है? जहाँ की मृदा काली होती है, ओके, तथा जलवायु उष्ण होती है। नोट कर लेना। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की खेती होती है? बता सकते हो आप? बताना है ना। हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप की फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। कपास का फल होता है ऐसे करके, ऐसे होता है कपास का फल, थोड़ा सा बड़ा और लंबा लंबा सा। फिर वो धीरे धीरे खिल जाता है, ऐसे सूखने के बाद में वो खिल जाता है। फिर जो अंदर उसके कपास भरी होती है ना, वो बाहर आ जाती है ऐसे करके, ऐसे। ओके। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले का मतलब होता है एक ऐसे करके बीज होता है, उसके आसपास कपास होती है, आसपास रुई होती है, उसको कपास बोलते हैं, कपास तंतु बोलते हैं। आपने कभी देखा है कपास का बीज? जो कपास चुनने जाने के लिए तैयार हो चुका है, आपने ऐसा खेत देखा है? इस समय खेत कपास के परफुल्लों, रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढक लिया गया हो, हिम ने उसको ढक लिया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, ये पहले फल था, फिर ये सूख गया, परिपक्व हो गया, तो इसमें से रुई बाहर निकल आई। रुई भी ऐसे नहीं है कि जो उड़ जाए, रुई भी एक फल से, एक जो इसका बीज होता है उससे कनेक्ट होती है, उसको निकालना पड़ता है हाथ के थ्रू, लोग निकालते हैं उसको ना। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि ये निकाल रही है। ओके, साधारणतः इन कपास की बॉलों से कपास को हस्त चैन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बॉल बोलते हैं इसको,
या फिर कपास का बीज भी बोल देते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कपास को ओटना। कपास को ओटना, है ना। मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस, जो बीजों से रुई को निकालने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? कपास ओटना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पहले हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का यूज भी करते हैं। ओके, जैसा कि ये देख रहे हो आप, ये पुराने ज़माने में इस तरीके से कपास को ओटा जाता था। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके थ्रू हम बीज से कपास को अलग करते थे, बीज को साइड में फेंक देते थे। ओके, अब पढ़ेंगे हम जूट के बारे में। जूट कहाँ से प्राप्त होती है? जूट का जो तंतु होता है, जूट बोलते हैं पटसन। जूट का मतलब पटसन। एक ये पौधा होता है, पहले मैं आपको थोड़ी सी समराइज करके बता दूं। पौधा होता है ना, जो पक जाने के बाद में इसको पानी में डाल देते हैं। फिर इसकी जो छाल होती है ना, इसकी जिसकी छाल बोलते हैं इसको, उसको निकाल देते हैं, वही होती है पटसन। ओके, चलो देखते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तने से। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना, पटसन की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? बंगाल में होती है, उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पुष्पन अवस्था मतलब होती है कि जो इस पर से मतलब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा इस पर पुष्प आने लग जाते हैं, उस अवस्था में काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। मतलब जो उसके अंदर जो तना होगा वो तो गल जाएगा, है ना, और जो पटसन तंतु होगा उसके ऊपर जो छाल होगी उसको हाथ से अलग कर लेंगे। ओके, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को क्या करते हैं? तांगों में परिवर्तन करते हैं। तांगे का मतलब धागों में परिवर्तित कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा? रुई के बारे में पढ़ा और पटसन जूट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सूती धागों की कताई। जो सूती धागे होते हैं उनको काता कैसे आता है? तो पहले जो गांधी जी चरखा चलाते थे ना, एक हाथ से चलाते थे, एक हाथ से धागा करते थे, उसमें ज्वाइंट करते जाते थे और वो पूरा धागा बन जाता था, वही होती है कताई। देखा होगा गांधी जी को चरखे के साथ में, जो चरखे के द्वारा की जाती थी, जैसा कि इसमें दिख रहा है। चलो देखते हैं। आप स्वयं सूती धागे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक सेकेंड, कुछ छूट गया, नहीं छोड़ा। क्रियाकलाप 4 में देखते हैं कैसे बना सकते हैं, कैसे काट सकते हैं। एक हाथ से रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे से और तर्जनी के बीच में कुछ रुई की चुटकी भरिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि रुई से हमें धागा बनाना है तो थोड़ा थोड़ा इसमें से काटो, यहाँ रखो, फिर इसमें और ज्वाइंट करते जाओ, फिर इसमें और ज्वाइंट करते जाओ, फिर इसमें और ज्वाइंट करते जाओ। यही ऐसे ही बन जाएगा तंतु, एक धागा बन जाएगा। इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों का लगातार ऐंठते रहिए। रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। हाँ, दोनों हाथों से भी बनाते हैं। जैसे बत्ती बनाइए कभी, जैसे घर में पूजा के लिए दीपक में जलाते हैं ना, उसको बत्ती बनाते हैं ऐसे लंबी लंबी सी, वैसे ही। ओके, क्या आप तांगा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। रेशों से तांगा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ये एक नई डेफिनेशन मिल गई। कताई किसको कहते हैं? रेशों से तांगा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं।
इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तांगा बन जाता है। इसी चीज को आजकल हम पहले चरखे से करते थे, आजकल मशीनों से करते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। अगर हस्त तकुआ दे दिया, जैसे अब एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि हस्त तकुआ दे दिया और भी 2-4 ऑप्शन दे दिए, अब उसमें पूछ लिया कताई के लिए एक सरल युक्ति है निम्न में से, तो हस्त तकुआ का उपयोग करते हैं ना। तकुआ क्या होता है? एक लोहे का बना हुआ एक औजार होता है जिससे हम कताई करते हैं। ओके, जिसे तकली कहते हैं। जैसे चित्रकोण ये रहा, ये वाली तकली है, कतुआ या तकली। इससे क्या करते हैं, जैसे एक रेशा, एक धागा ये है, एक धागा ये है, हम कताई कर रहे हैं, तो इनको पास पास खींचने के लिए तकुआ का यूज करते हैं, सटाने के लिए, मतलब एक दूसरे से चिपकाने के लिए। ओके, आगे देख सकते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति है चरखा। चरखा दिखाया था ना मैंने अभी, वो भी कताई के लिए युक्ति है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। आपको सबको ही पता है, उन्होंने लोगों को हाथ कते तांगों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटिश मिलों में बने वस्त्रों को आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में देखा होगा आपने, पढ़ी होगी हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो। ओके, बहिष्कार आंदोलन में। ओके, बृहद पैमाने पर तांगों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। आजकल कताई के पश्चात तांगों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कताई करने से अपने को क्या मिल गया? एक धागा मिल गया, तन है ना, उसको धागे का उपयोग कहाँ करेंगे अपन? वस्त्र बनाने में। वस्त्र क्या है? वस्त्र धागों का एक व्यवस्थित रूप है। ओके, कोई भी कपड़ा है वो क्या है? जो धागों का व्यवस्थित रूप को ही कपड़ा कहते हैं ना। ये तो मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा अब तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तांगों से वस्त्र बनाना। तांगों से वस्त्र कैसे बनेगा उसके बारे में देखेंगे। तांगों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें प्रमुख 2 विधियां प्रमुख है। कौन कौन सी? बुनाई तथा बधाई। बुनाई को देखते हैं, बुनाई कैसे करते हैं? जैसे स्वेटर बुनते हैं घर में दादी वगैरह, बच्चों के टोपे वोपे बना देती हैं, हाथ के मोजे बना देती हैं, वही बुनाई होती है। ओके, क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तांगों के 2 सेटों जिन्होंने एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, एक सेट ऐसे ऐसे, एक सेट ऐसे ऐसे से मिलकर बनते हैं। तांगों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसको इंग्लिश में वीविंग बोलते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। चलो कर लेते हैं। क्रियाकलाप 5 देख लेते हैं क्या है इसमें। विभिन्न रंगों के 2 कागजों की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचे तथा दूसरी शीट में इसके अकॉर्डिंग रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए। अरे ये करते रहना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया ना कैसे होता है, क्या क्या पैटर्न होता है इसका। 2 पैटर्न होते हैं, एक पैटर्न ये चलेगा, दूसरा पैटर्न ये चलेगा। ओके, वो आप देख लेना एक बार, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि इसमें दिखा रहा है ना, 2 शीट ली, एक को ऐसे किया फिर ऐसे कर लिया, यही होगी बुनाई। ओके, आगे देखते हैं एक विशेष प्रकार की बुनाई। जैसे ये दादी बुन रही है ना, तो इसमें एक सेट तो ये है, ठीक है, दूसरा सेट ऐसे डाल रही है ऐसे, फिर उसको सटा रही है, ये इससे खींच के सेट कर रही है। बस एक विशेष प्रकार की बुनाई देख लेते हैं अपन। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर, मैंने बताया था ना स्वेटर, किस प्रकार से बुनाई
बुने जाते हैं। इनकी बुनाई नेटिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेटिंग। नेटिंग में किसी एकल तांगे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी ऐसी फटे हुए मोजे के किसी तांगे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ जाता है। मतलब स्वेटर बना हुआ है कोई भी, उसका एक तांगा यानी धागा खींचे हम, काफ़ी बार मजाक मजाक में स्कूल में खींच देते थे, तो पूरा उधड़ जाता है ना। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाले वस्त्र, एक सेकंड ऊपर है, मोजे तथा अन्य पहनने वाली वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा वस्त्रों से बनाई जाती हैं कि इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। कि इस जो बुनाई होती है ना, जैसे ये बुन रहे हैं वैसे हाथों से भी कर सकते हैं और मशीनों से भी कर सकते हैं। जैसे मतलब एक तो होता है, एक स्वेटर है, ओके, वो घर पे भी बना देती हैं काफ़ी बार दादी, और काफ़ी बार मार्केट से बनाया आता है मशीनों वाला। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें दिखाई देती है कि कैसे बुना है, पैटर्न दिखाई देता है, और जो मशीनों से बने हुए स्वेटर होते हैं उनमें पैटर्न दिखाई नहीं देता है। बस इतना अंतर होता है ना। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ओके, अब पहेली क्या सोच रही है? पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? भाई साहब ये इसका दिमाग बहुत चल रहा है। ये सोच रही है कि नारियल के जो बाहर तंतु होते हैं ना, उनसे किसी वस्त्र को बने हुए देखा है। इन तंतुओं का सामान्य किन पद कार्यों में उपयोग होता है? आप बताना इसको। बहुत सोचती है ये, इतना नहीं सोचना चाहिए। वस्त्र सामग्री का इतिहास देखते हैं कि वस्त्रों को जो बनाने की जो सामग्री थी उसका एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल के लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों को लपेट लेते थे, अथवा जंतुओं के चर्म का मतलब होता है चमड़ा, जो जंतु मर जाते थे उनका चमड़ा निकाल करके पहन लेते थे, और समूल से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घासों से बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ बनाना सीखा। ओके, लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। प्राचीन काल में वस्त्र क्या होते थे? उनसे बने वस्त्रों का उपयोग कहाँ होता था? जो गंगा नदी के तट वाला जो क्षेत्र था उसमें ऊनी वस्त्र मिले थे। ओके, एक सेकंड ऊपर हो जा भैया। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। ये प्राचीन मिस्र में मिलता था, है ना। फ्लैक्स याद रखना, फ्लैक्स कहाँ का है? प्राचीन मिस्र का। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित ढक कर लेते थे। आच्छादित करने का मतलब होता है ढकना। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्र की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए।
मतलब जब सुई का आविष्कार हो गया था तब फिर उन्होंने सिल करके वस्त्रों को पहनना स्टार्ट किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट तो कुछ है नहीं ऐसा खास, हो गया बस। प्रमुख शब्द देख लेना, रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तांगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दी आपने, जो कताई है वो कम पुरानी है, जो बुनाई है वो पुरानी है। ठीक, तांगे का मतलब होता है धागा, तंतु का मतलब होता है धागा जिससे बनता है, मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है कपड़े का, धागा जिससे बनता है। बस, तो आपको पता ही है। तो ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।